बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। वीडियो अहम इस हिसाब से है कि उम्रे की जो है ना पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बड़े दिनों से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे दो दोस्त जो थे जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान से आनी थी उम्रा वीज़ा पे, मैं उनका इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग आएँ और उनसे फिर पूरी डिटेल पूछ के उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अच्छा, इसमें उम्रा वीज़ा में अब दो कैटेगरीज आ जाती हैं। ये जो वीडियो है ना, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बनाऊंगा। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है ताकि आपको सिरे से पता चल जाए। बहुत सारे लोग जो वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, ये चीज़ें वो नहीं बताएंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बाकायदा प्रैक्टिकली जो मेरे फैमिलीज़ के साथ, मेरी दोस्तों के साथ जो अभी आए हैं उनके साथ जो हुआ है। अच्छा, इसमें दो कैटेगरी हैं। एक वो उम्रे वाले वीज़े जो उम्रे पे आना चाहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के एजेंटों के थ्रू यहाँ पे उम्रा करने के लिए, एक वो कैटेगरी है। और दूसरी वो कैटेगरी है कि जो यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर लोग रहते हैं और वो अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाह रहे हैं, यानी वो इकामा होल्डर्स हैं और वो अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान से उम्रा वीज़ा पे बुलाना चाह रहे हैं। हुई ना दो कैटेगरीज, इसके बारे में किसी और ने नहीं बताया होगा। अब पहली कैटेगरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग हैं ना डायरेक्ट उम्रे वाले डायरेक्ट उम्रे वाले, जिन्होंने एजेंट के थ्रू वीज़ा लेके और उसके बाद यहाँ पे उम्रा करने के लिए आना है। ज़रा कान खोल के सुन लीजिएगा। अब उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी जो वीज़ा है वो तकरीबन हर कोई बता रहा है जी 5 से 600 जो है रियाल का लग जाता है। ठीक है जी, इतना खर्चा आएगा और ये सारा कुछ होगा। रियालों के हिसाब से आप बता रहे हैं, आप उनको वो बताएं ना जो उन्होंने पैसे खर्च करने हैं वहाँ पाकिस्तान में। वो चीज़ें नहीं आप बता रहे, उनको सीधा ये बताएं कि जी पाकिस्तान के अंदर आपको तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया लगना है। अब सिर्फ वीज़े का ना गिने जी, वीज़ा लगना है, वीज़ा तो लगना ही लगना है, साथ में टिकटें जो होनी है वो, और साथ में जो इंश्योरेंस होनी है वो पैसे नहीं जमा करने उसमें, तो वो भी चीज़ें बताया करें ना। तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया एक बंदे का मिनिमम खर्चा। उसके बाद फिर गिरोपबाजी जो अभी यहाँ पे चेंजिंग हुई हैं, अब आपको ग्रुपों की शक्ल में आना पड़ेगा जो पाकिस्तान से आ रहे उम्रे के लिए, स्पेशल उम्रे के लिए। अच्छा, ग्रुप में अब ये है सूरत हाल के नुस्क जो ऐप है उसके ज़रिए एजेंट जो है वो हर चीज़ अप्लाई करते हैं। और उसमें अब जो नई एक चीज़ शुरू हो चुकी है, नया सिलसिला, वो है बायोमेट्रिक का। पहले ये नहीं था, बायोमेट्रिक पहले नहीं थी। अब इसमें भी दो चीज़ें आ गई, डिटेल सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के, मैंने कमेंट्स बॉक्स में कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आपको खुली इजाज़त है, आप नेगेटिव पॉजिटिव जो कमेंट करना चाहें आप बताएं, ताकि हम आपको जवाब दें उन चीज़ों का जो आपके माइंड में है। अच्छा, जो है जनाब बायोमेट्रिक, अब बायोमेट्रिक में भी दो तरीके हैं। एक तरीका वो है कि सऊदी की जो ऐप है ना, बायोमेट्रिक में सऊदी ऐप जो है वो आप मोबाइल में डाउनलोड करके उसमें फिर अपना लॉगिन बनाएं। लॉगिन बनाने के बाद आप मोबाइल पे ही फिंगरप्रिंट वगैरह, ये फिंगर जो बायोमेट्रिक वो कर सकते हैं। अगर उसमें एक्सेप्टेबल हो जाती है तो फिर तो आपको एतमाद जो तशहीर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे नहीं होती बायोमेट्रिक, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती, तो फिर आपको तशहीर ऑफिस में जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक करवाने के लिए। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जी अभी सपोज़ फैमिली मेंबर 3 हैं, 2 बच्चे हैं, वाइफ है। अब वाइफ और बेटी का वीज़ा लग गया और बेटे का नहीं लगा, उसके लिए बायोमेट्रिक मांग रहे हैं, तो उसके लिए आपको बायोमेट्रिक फिर देनी पड़ेगी। या तो आप मोबाइल पे देंगे और उसके बाद अगर वहाँ मोबाइल पे एक्सेप्ट हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अगर वहाँ पे नहीं होती तो फिर आपको एतमाद ऑफिस बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ेगा।
ये पहले नहीं था, लेकिन अब ये तरीका हो चुका है। जो रिसेंटली मेरे दोस्तों की फैमिलीज के साथ हुआ है, उनके साथ ऐसे ही हुआ है कि 2 बंदों का वीज़ा लग गया, तीसरे बच्चे का वीज़ा नहीं लगा। उसके लिए फिर बायोमेट्रिक करवाने के लिए उनको जो एतमाद ऑफिस है, तहसील ऑफिस में जाके बायोमेट्रिक करवानी पड़ी, उसके बाद जाके तीसरा वीज़ा लगा। ठीक है, अब इसमें ये मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसमें आगे आ जाते हैं जी टिकटों के बारे में। टिकट जो है वो आप लोगों को कंफर्म चाहिए। हाँ, अच्छा, कैटेगरी की पहले मैं क्लियर कर दूं, ये उन लोगों का मैंने बताया है जो डायरेक्ट वीज़े पे आना चाहते हैं। अच्छा, उसमें फिर नुस्ख फार्म में जो आपके एजेंट हैं वो पूरी आपकी डिटेल ऐड करते हैं, होटल की डिटेल, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल, जितने दिन आप लोगों ने रहना है, 21 दिन का है या 23 दिन का है, 30 दिन का है, 15 दिन का, जितना भी आप वीज़ा लेना चाहते हैं वो उस हिसाब से पैकेज पूरा, वो हर एक चीज़ उसमें, खाना है नहीं है, जो भी है वो पूरा करके सेटिंग उसके बाद देंगे। अब उनके ऊपर क्या सकती है, जो डायरेक्ट आना चाहते हैं वहाँ से, वो सिर्फ और सिर्फ मक्का या मदीना आएंगे और वहाँ पे अपना उम्रा करेंगे और वहीं पे रहेंगे। जो वाउचर उनको मिला हुआ है उससे वाउचर के आगे पीछे वो लोग नहीं जा सकते। ठीक है जी, और उनके पास आके इकामे वाला बंदा रह भी नहीं सकता जी। मैं समझूँ जी मेरी सिस्टर आई हुई है तो मैं अब कहूँ जी मैं मक्के में जाके उनके पास रहूँगा, तो आप नहीं रह सकते, क्योंकि होटल में अब उन्होंने जो 4 अगर बंदे हैं तो 4 इस बेड के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है, फिर इस हिसाब से आप नहीं रह सकते। ये चीज़ें भी आपको देखनी सोचनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको हर बंदा नहीं बताएगा। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी की तरफ आ जाएं कि सपोज़ मैं अब सऊदीया में रहता हूँ और मैंने अपनी फैमिली को उम्रा वीज़ा पे बुलाना है पहले नंबर पे। तो अब बहुत सारे ऐसे सवालात भी आए हैं कमेंट्स बॉक्स में, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि यार मल्टीपल 365 डेज़ का तो लग नहीं रहा, उम्रा वीज़ा पे भी अब इतना खर्चा करके 3 महीने के लिए कैसे फैमिलीज़ को बुलाया जाए। तो ये सॉरी, ये उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है जो लोग 3 महीनों की छुट्टियों में अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे थे, तो उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन था, उसमें बुला सकते हैं और बुला सकते थे। अब आगे तो महीना मेरे ख्याल में बस रह गया, 14-15 अगस्त के बाद तो स्कूल भी ओपन हो जाने, तो क्या फ़ायदा। एक चीज़ वो आ जाती है। अब दूसरा, अगर मैंने अपनी फैमिली को बुलाना है, मैं हकामा होल्डर हूँ, मैं सऊदीया में रहता हूँ, तो मुझे ये सारा प्रोसेस यहाँ से करना पड़ेगा। और अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ उनको जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट के लिए बुलाऊं। मैं अगर दमाम, खुबर, रियाज, जद्दा कहीं भी रहता हूं तो मैं अपनी फैमिली की टिकटें यहाँ की करवाऊंगा, रियाज की या जुबेल दमाम की करवाऊंगा, तो मैं अपनी फैमिली को दमाम बुला सकता हूँ, फैमिली मेरे पास रहेगी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि मेरा इकामा, मेरा पासपोर्ट, मेरी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अब मुझे उनको देने पड़ेंगे, जो वहाँ पे एजेंट हमारा अप्लाई करेगा। नुस्ख के अंदर, नुस्ख जो एप्लीकेशन है उसमें वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी जी। मैं अपनी फैमिली का जनाब मेंबर हूँ और ये मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पास आके रहेंगे। तो उस सूरत हाल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि जैसे मेरे दोस्तों ने किया है। अब किया उन्होंने क्या है कि वो लोग रहते हैं रियाज में, अब उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को रियाज में मंगवाया है अपने पास उम्रा वीज़ा पे 3 महीने के लिए, लेकिन अब वो महीना रखें, 1.5 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ये उनकी मर्ज़ी है। तो फैमिली यहाँ पे है, कोई किसी तरह का पूछने का या मसला, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना एयरपोर्ट पे वहाँ पे और ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। अच्छा, ये सारा सिलसिला क्लियर हो गया। अगर इस चीज़ में अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर जनाब आप सवाल पूछें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, पूछें, हम जनाब आपको बताएंगे। अच्छा, तीसरी, अब उसमें बहुत सारी ये सवाल आ जाता जी, पोलियो वैक्सीनेशन की शर्त। अच्छा, अब जो मेरे 2 फैमिलीज़ आई हैं उनके पोलियो सर्टिफिकेट एहतियातन हमने बनवाए हुए थे, लेकिन एक फैमिली आई है लाहौर से और दूसरी फैमिली आई है कराची से, लेकिन उन्होंने ना लाहौर एयरपोर्ट पे चेक किया है और ना कराची एयरपोर्ट पे पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैंने ये बाकायदा पूछा है। ठीक है जी,
और उनका पोलियो का सर्टिफिकेट जो है किसी ने चेक नहीं किया, ना वहाँ पे या ना यहाँ पे। ठीक है, बाकी एहतियातन आप बनवा ज़रूर लें, 28 दिन पुराना होना चाहिए, तो आप बनवा के ज़रूर रख लें, एहतियातन होना चाहिए। कोई पूछ लेता है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हो तो हम उनको दिखा सकें। ठीक है जी, ये थी सारी तफसील। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो यहाँ पे इकामा होल्डर रहते हैं वो जिस मर्जी शहर में अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, उसके बाद आप उम्रा के लिए जाएं और वहाँ पे जनाब उम्रा करें, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, लेकिन वीडियो बहुत सारी लंबी हो जानी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक और वीडियो बना दी जाए, क्योंकि इस पर भी आप लोगों ने लाजमी सवाल पूछने हैं और उनका जवाब भी हमने देना है। ठीक है, अच्छा चले मैं बता ही देता हूँ। अब इसमें ये भी बहुत सारा सवाल आया जी, इकामे की कॉपी देनी होगी या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। अच्छा, फिर किसी भी शहर में अपनी फैमिली को रख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जब आप अपनी फैमिली को उम्रा वीज़ा पे 90 डेज़ के लिए बुलाएंगे तो आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी सिटी में सऊदी अरब के अंदर, तो आप अपनी फैमिली को अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, फिर है जी 90 दिन का वीज़ा लगेगा, एक्सटेंड होगा या नहीं होगा? उम्रे का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। उम्रे का वीज़ा 90 दिन का है तो 90 दिन ही लगेगा, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना। ठीक है जी, फिर उसके बाद कोई भी एजेंट आपको कहता है जी कि मुझे पैसे दें तो मैं आपको वीज़ा एक्सटेंड करवा के देता हूँ, आपने 1 रियाल भी नहीं देना, 1 रुपया भी नहीं देना, ये सब कहानियाँ हैं, सब झूठ है। जब सिस्टम में 90 डेज़ का है तो फिर वो कैसे करवा के देगा? वो मामा लगता है, कैसे करवाएगा वो? ये चीज़ें आपको ज़हन में दिमाग में रखनी पड़ेंगी। टिकट दोनों तरफ से कंफर्म होगा। अच्छा, कोई भी, मैंने जैसे पहले बताया कि वहाँ पे अगर उम्रा करने के लिए आते हैं तो उनके होटल में कोई भी इकामा होल्डर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, ये बाकायदा तौर पे बता दिया गया। ग्रुप की सूरत में आना होगा। ग्रुप की सूरत में अगर आते हैं तो फिर खर्चा थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, थोड़ा सा लेस खर्चा होता है। अगर इंडिविजुअल आएंगे तो फिर ज़्यादा थबंटू लगेंगे, फिर ज़्यादा खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का, खाने पीने का, होटल का, सब कुछ होगा। ठीक है जी, उसके बाद जनाब ज़्यादा खर्चा होना है, ज़ाहिर है, हर एक चीज़ होनी है। फिर जो वाउचर आपको मिला होगा वहाँ से, पाकिस्तान से जो वाउचर आपको मिलेगा वो चेंज नहीं हो सकता। अगर वो आप लोगों ने चेंज करवाना है तो फिर एजेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर उसके बस में हुआ तो फिर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज होने का कोई चक्कर भी नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, बच्चों का कह रहा हूँ, बच्चों का पैकेज, बच्चों का भी सेम पैकेज होगा जो आप वहाँ से, बड़ों का होगा वैसे ही बच्चों का होगा। प्लस माइनस फीस में हो सकता है हो, जैसे यानी कि 2 लाख है, 2.25 लाख है, 2.5 लाख है, तो 10-15 हज़ार शायद वो छोड़ दें, लेकिन इसका गारंटी कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद जनाब कोई तब्दीली या कोई भी, अगर किसी भी एजेंट के उस पे रहोगे वाउचर पे तो सुकून रहेगा, हर चीज़ सही रहेगी। हाँ, अगर एजेंट 2 नंबरी करता है, एजेंट कोई 2 नंबरी करता है, वो आपको वहाँ से कुछ लिख के देता है, अगर आगे यहाँ पे आके मक्का या मदीना में कोई और होटल या कुछ भी देता है तो उसके खिलाफ जनाब कार्रवाई हो सकती है। कोई 8 जो एजेंट के लाइसेंस हैं जिनके ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, परमानेंट, यहाँ पे आप परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का भी। अगर मैं एजेंट हूँ तो मुझे ग्रुप लेके आने हैं तो सबसे पहले मुझे किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा परमानेंट। अगर मैं 1 महीने का करता हूँ, 2 महीने का करता हूँ तो वो भी अलाउ नहीं है। ठीक है, हमें परमानेंट चाहिए, एज पर रूल्स और रेगुलेशन सऊदी गवर्नमेंट के परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ताकि आपने जो बिज़नेस करना है तो परमानेंट होना चाहिए ना। ये क्या हुआ 15 दिन बस से इस्तेमाल किया, महीना, उसके बाद जनाब पेमेंट क्लियर किया और चलो जी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई एजेंट करता है तो एजेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा, फिर वो जाएगा। ठीक है जी, लिहाजा कानून का लाजमी एहतराम करें। सऊदी अरेबिया के कानून जितने भी नए बनाए गए हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि लाजमी जनाब आप लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, कानून को बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना, एहतराम करना है। जो कानून के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं
उनका लाजमी एहतराम करना है, उनके दायरे में रह के सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे मंगते पाकिस्तानी जो मक्का और मदीना में मांग मांग के मंगते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि उस हिसाब से हुई हैं। फिर उसके बाद फ़ीस कितनी होगी? फ़ीस जनाब बायोमेट्रिक की फ़ीस, बायोमेट्रिक अगर हो जाती है ना मोबाइल पे, ये एंड पे फिर एक क्वेश्चन आ गया, तो फिर तो कोई फ़ीस नहीं लगनी। लेकिन अगर ये उधर एतमाद में जाके तशहीर ऑफिस में जाके करेंगे तो 1550 रुपये फ़ीस लगेगी। ठीक है जी, ये बायोमेट्रिक जो है ये उम्रा और हज दोनों के लिए, क्योंकि अब जितना भी सिस्टम आ रहा है ना उम्रे का, वो सेम हज का जैसे सिस्टम है ना वैसा ही करी जा रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। अगर कोई बीच में गलती गुस्ताखी मेरे से हो गई है तो मैं जनाब आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिए, हम इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।